वेलकम टू देवकी सिविल एकेडमी। देवकी सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने। आज हम यहाँ पे जो अपना लेक्चर देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, यानी जो हमारा यहाँ पे भारत है, ठीक है, जो हमारा भारत है, भूगोल, भारतीय भूगोल की हम यहाँ पे बात करके चलेंगे। और इसका जो बेसिक जो यहाँ पे लेक्चर रहेगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर जो रहेगा, उसकी हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें जान के चलते हैं। जो हमारा भारतीय भूगोल की हम बात करने वाले हैं, तो भैया पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्ड है हमारा भूगोल को, ये हम जानते हैं इंग्लिश में हम इसी को ज्योग्राफी कहते हैं। तो भैया देख के चलते हैं क्या मतलब होता है ज्योग्राफी का। ठीक है, हम ज्योग्राफी का क्या मतलब यहाँ पे होता है देख के चलते हैं। ठीक है, क्या मतलब ज्योग्राफी का होता है और क्या मतलब होता है भूगोल का। पहले दोनों शब्दों का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ देख के चलते हैं कि आखिर क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है इस ज्योग्राफी का। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले बात करके चलते हैं। तो ज्योग्राफी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ज्योग्राफी भैया दो शब्दों से यहाँ पे मिलके बना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलके बना है। इसमें जो दो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें मुझे दिख रहे हैं भैया, जो पहला जो शब्द है, ठीक है, जो पहला शब्द है वो मुझे दिख रहा है साफ साफ, कौन सा है, जियो है। ठीक है, और जो दूसरा शब्द जो इसमें है वो है ग्राफी। ठीक है, पहला जो शब्द है इसमें वो है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी, यानी इन दो शब्दों से मिलके बना है ज्योग्राफी। अच्छा, ये तो भैया सिंपल सी बात होगी कि दो शब्दों से मिलके बना है। अब भैया इनका जरा यहाँ पे शाब्दिक अर्थ देख के चलते हैं कि क्या मतलब होता है जियो का और क्या मतलब होता है ग्राफी का। ठीक है, क्या मतलब होता है जियो का, क्या मतलब होता है ग्राफी का, और क्या इनका यहाँ पे संपूर्ण रूप से अर्थ होता है। ठीक है, तो भैया जियो की मैं बात करूं तो जियो का मतलब होता है क्या, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या मतलब होता है, कहा मैंने कहा भैया जियो का मतलब होता है किससे, पृथ्वी से। जियो का जो तात्पर्य है वो है पृथ्वी से। अच्छा, सेम वही ग्राफी की मैं बात करूं तो जो ग्राफी होता है भैया, इसका तात्पर्य होता है किससे, इसका तात्पर्य होता है अध्ययन से। किसका, इसका जो तात्पर्य होता है वो किससे होता है, अध्ययन से, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, स्टडी से। ठीक है, स्टडी से। तो भैया अध्ययन से इसका तात्पर्य होता है, और जो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। यानी अगर मैं यहाँ पे इसका भैया होल सोल मतलब मैं कहूं, इसका संपूर्ण शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, पृथ्वी का अध्ययन। क्या हो जाता है, पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, ये तो भैया शाब्दिक अर्थ हो जाता है किसका, ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी मैंने कहा दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला बना है जियो और दूसरा बना है ग्राफी। जियो का मतलब मैंने कहा पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब अध्ययन होता है। तो भैया यहाँ पे संपूर्ण रूप से इसका जो अर्थ निकल के आता है सामने, वो क्या आता है, पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है जी, ये तो बात होगी भैया किसकी, ये बात हम कर चले हैं ज्योग्राफी की। अच्छा, एक वर्ड हमारे सामने आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, भूगोल। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भैया भूगोल। अब बात करके चलते हैं कि भूगोल क्या होता है। हम जानते हैं भैया इसी ज्योग्राफी को हम हिंदी में कह देते हैं क्या, भूगोल कह देते हैं। ठीक है, तो जरा लिख के चलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा, एक शब्द मैंने लिखा भैया क्या, भूगोल। अच्छा, इस भूगोल में भी आप देख पा रहे होंगे, इस भूगोल में भी यहाँ पे कितने शब्द हैं, दो शब्दों से मिलके ये शब्द बना हुआ है भूगोल। ठीक है, यहां पे दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं, पहला शब्द इसमें है वो है क्या, भू। पहला शब्द क्या है, भू है, और दूसरा शब्द है यहाँ पे गोल। ठीक है, पहला शब्द क्या है, कहा मैंने कहा पहला शब्द इसमें भू है और दूसरा शब्द इसमें गोल है। अच्छा, भू का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ हम देख के चलते हैं। तो भू का अर्थ क्या होता है, भू का अर्थ होता हम सभी जानते हैं। भू का अर्थ क्या होता है, फिर से वही पृथ्वी। क्या होता है, भू का अर्थ होता है क्या, पृथ्वी। अच्छा, अब भू का अर्थ पृथ्वी होता है, तो गोल का मतलब क्या होता है भैया, गोल का मतलब यहाँ पे गोलाकार पृथ्वी से, किससे, गोलाकार। गोल का मतलब जो यहाँ पे है गोलाकार आकृति से मतलब है, किससे मतलब है, गोलाकार आकृति से यहाँ पे तात्पर्य है गोल का। तो भैया यहाँ पे भू का मतलब मैंने कहा पृथ्वी होता है, और गोल का मतलब मैंने कहा यहाँ पे गोलाकार पृथ्वी से इसका तात्पर्य है, गोलाकार आकृति से इसका तात्पर्य है।
तो भैया इसका होलसोल मतलब क्या हो जाएगा? इसका होलसोल मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका क्या हो जाएगा? गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन। क्या हो जाएगा? इसका जो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा भूगोल का, वो हो जाएगा गोलाकार पृथ्वी, ठीक है, गोलाकार आकृति या पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भैया शाब्दिक अर्थ क्या होता है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, उस शब्द की मीनिंग क्या होती है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हमें पहले यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो जियोग्राफी की मैंने बात की, मैंने कहा भैया जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना, पहला इसमें जियो है, दूसरा ग्राफी है। जियो का मतलब मैंने कहा पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं अध्ययन से। ठीक है, तो मैंने होलसोल मतलब बताया क्या? पृथ्वी का अध्ययन। वही मैंने कहा दूसरी ओर ज्योग्राफी को हम यहाँ पे भैया हिंदी में बोलते हैं क्या? भूगोल। भूगोल भी मैंने आपसे कहा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द भू है और दूसरा शब्द गोल है। भू का मतलब यहाँ पे भूमि से है, पृथ्वी से है, और जो गोल यहाँ पे है उसका तात्पर्य यहाँ पे गोलाकार आकृति से है। ठीक है, तो होलसोल मैंने इसके मतलब की बात की, मैंने कहा भैया गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है जी, इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चली होगी। ठीक है जी, अब थोड़ा सा देख के चलते हैं भैया, हम भूगोल पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, तो थोड़ा सा स्थिति देख के चलते हैं अपने भारत की कि ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति कहां पे है। ठीक है, मैंने कहा भैया ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति कहां पे है, तो यहाँ पे आपके सामने मैं ग्लोब बना के चलता हूँ। इस तरीके से मैंने ये ग्लोब बना दिया। अब इसमें मैं बात करता हूँ भैया हमारे भारत की, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भैया जो ग्लोब होता है उसमें दो तरह की रेखाएं होती है। पहली होती है अक्षांश रेखा, दूसरी होती है हमारे पास देशांतर रेखा। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पहले हमारे पास इसमें लॉन्गिट्यूड होती है, दूसरी लैटिट्यूड, हमारे पास दो इसमें लाइन होती है। अच्छा, अब मैं बात करके चलता हूं तो भैया इसमें जो अक्षांश जो रेखा होती है, हम जानते हैं पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं सामान्य भाषा में? 0 डिग्री लाइन हम इसे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन इसे हम बोल देते हैं। इसी को हम भूमध्य रेखा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोल देते हैं। इसी को हम बोल देते हैं भैया क्या? इक्वेटर हम इसे बोल देते हैं। इसी को हम बोल देते हैं क्या? विषुवत रेखा हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, ये सभी नाम हो जाते हैं किसके? 0 डिग्री लाइन के। ठीक है, और 0 डिग्री लाइन क्या होती है? कहा मैंने कहा भैया ऐसी अक्षांश रेखा जो क्या होती है? पृथ्वी के बीच से होकर जाती है। ठीक है, जो ग्लोब के बीच से होकर जाती है हम उसे कह देते हैं क्या? अक्षांश रेखा। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो अक्षांश रेखा होती है भैया ये क्या होती है? पृथ्वी के बीच से होती है, जैसे कि मैंने बताया। साथ ही साथ इस अक्षांश रेखा, अब एक चीज समझिएगा, ये जो अक्षांश रेखा होती है हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी होती है? 181 अक्षांश रेखाएं होती है। अभी समझा के चलूंगा, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे कि अक्षांश रेखा क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, फिर बात करके चलूंगा देशांतर रेखा क्या होती है, क्या इनका यूज होता है, सारी चीजें मैं भी डिस्कस करके चलने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं बेसिक से स्थिति हमारी लोकेशन बता देता हूं हमारे भारत की कि कहां पे हमारा भारत एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे कहा कि 0 डिग्री ये रेखा होगी, इसी को हम भूमध्य बोल देते हैं, इसी को हम इक्वेटर बोल देते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा बोल देते हैं। ठीक है, अब भैया थोड़ा सा ऊपर इसमें हमें एक लाइन और देखने के लिए मिलती है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? दो लाइन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। पहली जो लाइन मिलती है हम उसे बोलते हैं क्या? हम उसे बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी को हम बोल देते हैं भैया क्या? इसी को हम बोल देते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं हम इसी को? कर्क रेखा हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, और वही ठीक 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री जो हमारी रेखा होती है, हम इस रेखा को बोल देते हैं क्या? 23.5 डिग्री मैंने कहा जो दक्षिण में होती है उसे हम बोल देते हैं क्या? इसे हम बोल देते हैं भैया मकर रेखा। क्या कहा मैंने कहा भैया 0 डिग्री से जो ऊपर की तरफ होती है 23.5 डिग्री, हम उसे बोल देते हैं कर्क रेखा, और 0 डिग्री से जो ठीक 23.5 डिग्री नीचे की तरफ होती है दक्षिण की तरफ, हम उसे बोल देते हैं क्या? मकर रेखा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भैया कर्क रेखा आप समझ गए, मकर रेखा आप यहाँ पे समझ गए। ठीक है जी, अब समझ के चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने एक और लाइन ऊपर खींची हुई है यहाँ पे उत्तर की तरफ। ये हमारे पास होता है भैया नॉर्थ पोल, ये होता है हमारे पास कौन सा? साउथ पोल, यानी हम इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और ये जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं क्या? दक्षिणी ध्रुव हम इसे यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है जी, अभी समझा के चलूंगा क्या होता है ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पे हम आज क्लियर करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो
तो भैया मैंने कहा 0 डिग्री क्या होती है हमारे पास, इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को हम यहाँ पे भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो लाइन होती है मैंने कहा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन सी रेखा, हमारे पास विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री लाइन। ये क्या करती है भैया, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कौन कौन से भागों में, पहला बोल दे, जो पहला भाग हो जाता है उत्तर की तरफ हम उसे बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यहां पे लिख के चलता हूं, जो हमारे पास ये उत्तर की तरफ है इसको हम बोल देते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण की तरफ है इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं भैया क्या, दक्षिणी गोलार्ध हम इसे यहाँ पे बोल देते हैं। यानी जो 0 डिग्री लाइन है, जो इक्वेटर है, ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जो उत्तर की तरफ होता है हम उसे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं, और जो दक्षिण की तरफ होता है उसे यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं। ठीक है जी, अब समझ के चलते हैं। ये तो होगी भैया 0 डिग्री की कहानी। अब कर्क रेखा हमने समझ लिया 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ होगा तो कर्क रेखा होता है, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होगा तो हम उसे मकर रेखा बोल देते हैं। अब भैया थोड़ा सा ऊपर जाके चलते हैं, हमें यहाँ पे एक और अक्षांश रेखा मिलती है जिसे हम बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है हम इसे बोलते हैं क्या, इस लाइन को हम बोलते हैं भैया क्या, आर्कटिक रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं आर्कटिक अक्षांश रेखा हम इसे बोल देते हैं। कितने डिग्री की, 66.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है हम उसको बोल देते हैं क्या, आर्कटिक रेखा। ठीक है भैया, जब ऊपर है 66.5 डिग्री तो नीचे भी होगा, ऐसी बात है। तो नीचे हमारे पास जो यहाँ पे 66.5 डिग्री, ठीक है, जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है हम इसको बोल देते हैं क्या, ठीक है, अंटार्कटिका रेखा। आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया पहले पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं विषुवत रेखा 0 डिग्री, इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक 23.5 डिग्री हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या आती है भैया, एक कर्क रेखा आती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, और ठीक 0 डिग्री से 23.5 डिग्री हम साउथ की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमें मिलती है मकर रेखा। अब मैंने कहा भैया जब कर्क रेखा उससे फिर हम जब 0 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमें मिलती है आर्कटिक रेखा, और 0 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमें मिलती है कौन सी, अंटार्कटिका रेखा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये भैया अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करके चलता हूं भैया, इसी तरीके से पोलों को जो मिलाती है वो देशांतर रेखा होती है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे होती है, भी समझा के चलूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको भारत की स्थिति बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत हम जानते हैं भैया, जो हमारा यहाँ पे भारत है, जो हमारा क्या है भारत है, हम जानते हैं भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कहा मैंने कहा भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यानी जो हमारा भारत है इसके सेंटर में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, हम जानते हैं कौन सी रेखा गुजरती है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी अब कर्क रेखा कहां है भैया हमारी, ये है हमारी कर्क रेखा, ये है हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को हम कर्क रेखा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया हमारा जो भारत है वो कहीं यहां पे लाई करता होगा, इस तरीके से पूछिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से लाई करता होगा, यानी हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा भारत कहीं यहां पे लाई करता होगा। आप समझ के चलते देखिए, यानी एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि भैया भारत जो है हमारा उत्तर की तरफ स्थित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है, तो यानी यहां से ऊपर की तरफ हमारा भारत है, तो भैया उत्तर की तरफ हमारा भारत क्या है, स्थित है। दूसरा चीज ये समझ के चलते हैं, जो 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा होती है वो यहां से जाती है इस तरीके से। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के आप देख रहे होंगे कि पूर्व की तरफ में, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यानी ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो वैसे आप यहां पे देखेंगे तो भैया ये हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से आप तो समझ गए होंगे कि भारत उत्तर की तरफ है, और साथ ही साथ भारत पूर्व की तरफ भी है। तो यानी हमारा भारत कहां स्थित है, हमारा जो भारत है भैया वो कहां पे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्थित है, यानी पश्चिम उत्तर की तरफ। ठीक है, सॉरी, यानी पूर्व उत्तर की तरफ हमारा जो भारत है वो स्थित है। भैया भारत की आपको लोकेशन यहाँ पे पता चल गई होगी। ठीक है जी, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देख के चलते हैं भैया, यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की बात करके चलते हैं कि भैया अक्षांश रेखाएं क्या होती है और क्या देशांतर रेखाएं होती है, इसकी बारे
यहाँ पे चर्चा करके चलते हैं। ठीक है, जितने भी आपके डाउट है अक्षांश रेखा को लेके, देशांतर रेखा को लेके, वो सारे आज यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब हम यहाँ पे देख के चलते भैया क्या कि अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है और क्या इसका यहाँ पे प्रयोग रहता है, कि क्यों हमें जरूरत पड़ी इन रेखाओं की। ठीक है, तो भैया इसको मिटा के चलते हैं और बात करके चलते हैं जो भैया हमारे पास क्या अक्षांश रेखा क्या होती है। ठीक है, तो अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो मैं यहाँ पे समझा के चलता हूँ भैया। हेडिंग लिख के चलते हैं, क्या अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या हेडिंग लिख के चलते हैं, कहा मैंने कहा भैया आप देख के चलते हैं क्या अक्षांश रेखा की अक्षांश रेखा होती क्या है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो अक्षांश रेखा होती है ये हमारे पास कोई रेखा नहीं है। मैंने क्या कहा, अक्षांश रेखा कोई रेखा नहीं होती। ये क्या होती है, पहली चीज तो भैया ये होती है काल्पनिक। ठीक है, क्या होती है, कहा मैंने, ये काल्पनिक वर्चुअल होती है, रियल में नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये रेखा ना होके क्या होती है भैया, ये रेखा ना होके ये होती है भैया वृत्त। क्या होती है, वृत्त होती है, एक सर्कुलर फॉर्म में होती है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखा रेखा ना होकर क्या होती है, काल्पनिक अक्षांशीय वृत्त होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख के चलेंगे अक्षांश रेखा रेखा ना होकर काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक अक्षांशीय वृत्त होता है। ठीक है, होता है। अभी समझ के चलता है किस तरीके से भैया मैंने कहा कि ये रेखा ना होके वृत्त होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिए भैया, ये काल्पनिक है, ऑब्वियस सी बात है, काल्पनिक हमारी पृथ्वी में तो कोई इस तरीके से लाइन है नहीं, हमें नहीं पता कि हमारे पृथ्वी में इस तरीके से लाइन है, नहीं है। ठीक है, हमारी पृथ्वी में हम जानते हैं इस तरीके से कोई भी लाइन नहीं खींची गई है, ना हमारे उसमें लॉन्गिट्यूड खींचा गया है, ना लैटिट्यूड खींचा गया है, ना अक्षांश रेखा खींची गई है, ना देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी में है। ये तो भैया खाली समझने के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए क्या किया गया है, इन रेखाओं को खींचा गया है। क्यों खींचा गया अभी बात करके चलूंगा, आखिर क्यों जरूरत पड़ी इन रेखाओं की ये भी मैं बता के चलूंगा। तो भैया समझ के चलते पहले कि भैया मैंने कहा ये क्या है, काल्पनिक अक्षांशीय वृत्त होता है। मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा भैया वृत्त होता है, तो समझ के चलते कैसे। अब देखिए हम जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, गोलाकार है। ठीक है, हम जानते हैं भैया हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार पृथ्वी है। अब भैया गोलाकार पृथ्वी है तो भैया यहां से जो एक चीज समझिएगा, जो यहां से अक्षांश रेखा है, ये जो अक्षांश रेखा यहां से खींची गई है, ये तो भैया चारों तरफ होंगी, किसी भी गोले के क्या होंगी, ये चारों तरफ होंगी। जैसे कोई फुटबॉल है तो फुटबॉल के चारों तरफ हम लाइन खींच दे तो वो क्या होता है भैया, वही अक्षांश रेखा होती है। तो भैया हमने लाइन नहीं खींची, हमने क्या खींचा, एक वृत्त खींचा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास अक्षांश रेखा वो क्या है, अक्षांश रेखा ना हो कि क्या है, काल्पनिक अक्षांशीय वृत्त है। ठीक है, वो क्या है, काल्पनिक अक्षांशीय वृत्त है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा भैया कि वृत्त मैंने क्यों कहा। ठीक वैसे ही ये लाइन पूरी जगह खींची है, ठीक वैसे ही जो हमारे पास मकर रेखा है वो भी पूरी तरफ खींची हुई है इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में। ठीक वैसे ही कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, और जो हमारे पास भूमध्य रेखा ठीक वो भी इस तरीके से काल्पनिक वृत्त खींचा गया है। तो भैया आपको तो ये समझ में आ गया होगा अब कि भैया जो अक्षांशीय रेखा है वो क्या होती है। ठीक है, अब बात करके चलते हैं इसी पे कि भैया हमारे पास जो अक्षांश रेखा है आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी अक्षांश रेखा की, हमें क्या जरूरत पड़ी, क्यों हमने अक्षांश रेखा यहाँ पे खींची है। ठीक है, तो समझ के चलते हैं। अब देखिए भैया जो अक्षांश रेखा का जो कार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य रहता है इसका, जो अक्षांश रेखा का जो कार्य रहता है ये, इसका कार्य रहता है भैया क्या, जलवायु विभाजन का। क्या काम रहता, कहा मैंने, जलवायु विभाजन का इसका काम रहता है। यानी जलवायु को ये बांट देती है, यानी मॉनसून को ये क्या कर देती है, टेम्परेचर के हिसाब से क्या कर देती है, पूरी पृथ्वी को ये अलग अलग भागों में बांट देती है। समझ के चलता है कैसे। अब भैया जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, यहां पे क्या होता है कि समझिएगा, यहां पे क्या होता है, सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या होता है, लंबवत पड़ती है। मैंने कहा भैया ये सूर्य है तो इसकी किरणें जो है हमेशा 12 मास क्या होती है, यहां पे डायरेक्ट सूर्य किरणें पड़ती है। कहां पे, विषुवत रेखा पे। अब भैया जब यहाँ पे वर्ष भर यानी 12 के 12 महीने जब यहाँ पे डायरेक्ट लंबवत किरणें पड़ रही है सूर्य की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो यानी जो हमारा कर्क रेखा है और जो हमारा मकर रेखा है, इसके बीच का जो हमारे पास ये वाला भाग रहता है, यहाँ पे भैया क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म वाला ये क्षेत्र रहता है। कैसा क्षेत्र रहता है, कहा मैंने कहा भैया ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा गर्म वाला ये क्षेत्र रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को, इसीलिए
इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या देते हैं, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, हम यहाँ की जलवायु को कह देते हैं। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है कैसी जलवायु हो जाती है, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाती है, ट्रॉपिकल जोन हम इसे कह देते हैं। ठीक है, अब उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है तो भैया यहाँ जो भी वन पाए जाएंगे, जैसे भी यहाँ पे फॉरेस्ट होंगे उनको हम क्या कह देंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कह देंगे, उनको हम क्या कह देंगे, उष्ण कटिबंधीय वन हम उन्हें कह देंगे। जो वन यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाएंगे उन सभी वनों को हम क्या कह देंगे, उष्ण कटिबंधीय वन कह देंगे। और जो जलवायु यहाँ पे पाई जाएगी, कहां से कहां तक कहा मैंने कहा भैया कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो लाइन है, जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कह देते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु कह देते हैं, और यहाँ का जो वन होता है, वन क्षेत्र होता है, उसको उष्ण कटिबंधीय वन बोल देते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब समझ के चलते भैया ये तो हो गया उष्ण कटिबंधीय की बात। अब यहाँ पे देखते चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने कर्क रेखा खींची और कर्क रेखा के ऊपर मैंने यहाँ पे आर्कटिक रेखा खींची है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे मैंने यहाँ पे कर्क रेखा खींची है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे यहाँ पे मैंने मकर रेखा खींची, आर्कटिक रेखा खींची हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे भैया, ये इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं क्या, शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कहा मैंने कहा भैया इसको हम कह देते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, हम इसे कह देते हैं। अब भैया शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, देखिए उष्ण कटिबंधीय जब मैंने कहा था तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है, अगर आप संस्कृत की नॉलेज रखते हैं तो उष्ण का मतलब गर्म से होता है, तो यानी ये पूरा क्षेत्र कैसा है, गर्म जलवायु वाला है। अब यहाँ पे जो मैंने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मैंने बात की, मैंने कहा शीतोष्ण क्षेत्र रहता है कौन से, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र। वैसी सेम यहाँ पे भी जैसा ऊपर की तरफ होगा सेम वैसे नीचे की तरफ रहता है, यानी यहाँ पे जो हमारे पास मकर रेखा है, मकर रेखा से अंटार्कटिका रेखा के बीच का जो क्षेत्र होगा कैसा क्षेत्र होगा, सेम शीतोष्ण क्षेत्र रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब शीतोष्ण का मतलब क्या भैया, शीतोष्ण का मतलब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, शीतोष्ण का जो मतलब है यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, संधि विच्छेद अगर मैं करूंगा तो भैया पहला है शीत, दूसरा है उष्ण, यानी शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब गर्म, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है वो क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र, तो वो क्षेत्र कौन सा होता है, वो होता है भैया कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र और नीचे मकर रेखा से अंटार्कटिका रेखा के बीच का क्षेत्र। अच्छा, इस क्षेत्र में जो जलवायु होगी हम उसे क्या कह देंगे, जब भैया जलवायु बीच वाली थी, जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो जलवायु थी हमने उसे कहा उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और जब यहाँ पे शीतोष्ण क्षेत्र में जब भैया जो जलवायु होगी हम उसे क्या कह देंगे, शीतोष्णीय जलवायु हम उसे यहाँ पे कह देंगे। ठीक है, और यहाँ की भी जो जलवायु होगी उसे हम क्या कह देंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हम उसे कह देंगे, यानी ऐसी जलवायु जिसमें भैया शीत भी है और उष्ण भी है, जिसमें गर्म भी है और ठंडा भी है, हम उसे क्या कह देते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हम उसे कह देते हैं। तो भैया आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा यहाँ पे रोल निभा रहा है एक अक्षांश रेखा, तो यही कारण है कि हमें अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे रोल है, क्या यहाँ पे वैल्यू है अक्षांश रेखाओं की, किस तरीके से यहाँ पे ये लाइन हमारे पास रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो समझ गए होंगे इसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, क्या इसके कार्य है, तो जलवायु विभाजन का इसका कार्य रहता है, और किस तरीके से जलवायु विभाजन रहती है वो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो ये तो बात होगी भैया किसकी, अक्षांश रेखा की। ठीक है, अब आपके मन में भैया कोई डाउट नहीं होगा अक्षांश रेखा को लेके। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो कितनी होती है। अब देखिए ये 0 डिग्री है, ये कितना है, कहा मैंने कहा भैया ये 0 डिग्री है। अब 0 से ऊपर को हम जाएंगे तो भैया यहां तक पोल तक, ठीक है, यहां तक कितना एंगल बनेगा, ये 90 एंगल बनेगा, यानी ऊपर को 90 और सेम ऐसे नीचे को भी 90 बनेगा। 90 90 180 प्लस एक ये हो गया, तो भैया 90 प्लस एक इक्वेटर वाली लाइन, तो कितना हो गया 181। तो हमारे पास जो अक्षांश रेखा होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 181 हमारे पास संख्या होती है। तो भैया आपके पास तो ये जो लॉजिक है ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है,
अब थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं, अब हम बात कर चलते भैया अक्षांश रेखा तो हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा बात करके चलते हैं देशांतर रेखा क्या होती है, क्या इसका कार्य होता है। ठीक है, तो भैया हेडिंग लिख के चलेंगे क्या, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा तो भैया क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा देख के चलते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, देशांतर रेखा की हम बात करके चलते हैं। अब समझ के चलते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। देखिए हमारे पृथ्वी में भैया दो तरह की रेखाएं खींची गई है, काल्पनिक रेखाएं, पहली अक्षांश रेखा, दूसरी देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा कैसे खींची गई है भैया, हॉरिजॉन्टल खींची गई है, क्षैतिज रूप में खींची गई है, और जो हमारे पास देशांतर रेखा है वर्टिकल खींची गई है, यानी हमारे पास जो है इस तरीके से लंबवत खींची गई है। समझ के चलते हैं। अब देखिए भैया ये तो था कॉन्सेप्ट किसका, हमारे पास अक्षांश रेखा का। देशांतर रेखा की मैं बात करता हूं तो भैया हम जानते हैं, एक चीज समझिएगा, हम जानते हैं हमारी जो भी पृथ्वी है कैसी है, गोलाकृति की है, और हर गोलाकृति जो है भैया वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो बनाती है भैया कितने का, 360 डिग्री का। ठीक है, हर गोलाकृति कितने का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो भैया हमारी पृथ्वी जैसी बात है 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब भैया यहाँ पे जो है हम देख के चलते हैं, हमारे पास मैंने कहा आपसे जो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, देशांतर रेखाएं खींची होती है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, फिर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 360 होगी। जाहिर सी बात है भैया ये कितनी होंगी, 360 होगी। क्यों होगी मैंने आपको बता दिया भैया, क्योंकि हर एक पृथ्वी जो होती है, हर एक गोलाकार आकृति कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। हमारी पृथ्वी भी गोलाकार आकृति की है, तो भैया ये कितने डिग्री यहाँ पे जो है एंगल बनाती होगी, 360 डिग्री बनाती होगी। तो इसीलिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 हमारे पास देशांतर रेखाओं की संख्या है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब भैया 360 डिग्री, देखिए एक चीज समझना, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, पृथ्वी मैंने क्या कहा, 360 डिग्री घूमती है, और हम जानते हैं पृथ्वी एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है अपना। ठीक है, पृथ्वी जो है अपना घूर्णन गति जो करती है वो क्या करती है, एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है। एक दिन का मतलब 24 घंटे में, पृथ्वी एक मतलब 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर यहाँ पे लगा लेती है। अब अगर मैं बात करूं भैया 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जा रही है, पूरा ऐसे घूम जा रही है। अगर मैं बात करूं भैया एक घंटे में कितना घूमेगी, तो एक घंटे में जैसी बात है 360/24 घूमेगी। ठीक है, कितना, 360/24। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक घंटा यहाँ पे कितना आएगा, आप यहाँ पे देख के चलेंगे, 6 चक्को 24 यहाँ पे हो जाएगा, और 6 चक्का 36 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 6 से करूंगा 10, तो अब फिर 6 से मैं करूंगा यहाँ पे कितना, 6 चक्को 24, तो फिर यहाँ पे 15 चक्को 60, तो कितना आ जाएगा, एक घंटे में 15। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। यानी पृथ्वी भैया एक घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। यानी एक घंटा, अभी 3 बजा है, तो 3 अभी थोड़ी देर में जब 4 बजेगा तो पृथ्वी कितना घूम जाएगी, 4 डिग्री अपने अक्ष पे घूम जाएगी। तो इस तरीके से ये होता है क्या, पृथ्वी का घूर्णन, और कितने समय पे कितना घूमती है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। अब भैया हम जानते हैं एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो आप निकाल सकते हैं भैया कि 60 मिनट में जब 15 डिग्री घूम रही है तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 15/60। ठीक है, 15/60 आप करेंगे 1/4, लगभग 0.25 के समथिंग ये आ जाएगा, इतना डिग्री। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भैया एक घंटे में 15 डिग्री ये घूम रही है। तो भैया आपको लॉजिक समझ में आ गया अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का भी। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, किसका मतलब ये है, जहां पे हमारे पास अक्षांश रेखाएं होंगी भैया 360 इनकी संख्या होती है, ये 0 होगा, 1 2 3 6 4 ऐसे करके यहाँ पे लाइनें होंगी। तो कहीं पे हमारी लाइन क्या होगी, कहीं पे हमारी लाइन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 15 डिग्री भी होगी, फिर 16 होगी। तो यहाँ पे हमारी जो 15 डिग्री अक्षांश रेखा और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर है, 15 डिग्री का, और 15 डिग्री का अंतर यानी एक घंटे का अंतर। तो आप समझ गए होंगे भैया कि जहां पे 15 डिग्री होगा और जहां पे 0 डिग्री होगा, इन दो जगह पे, इन दो लाइनों पे जो यहाँ पे राज्य होंगे या फिर जो जिलों होंगे, इनके बीच में क्या होगा, एक घंटे का समय का अंतर आ जाएगा। अब भैया अंतर आएगा, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसके समाधान के लिए क्या किया गया है, इसके समाधान के लिए भैया हमारे यहाँ से इलाहाबाद के नैनी से एक रेखा जाती है, जिससे हम बोलते हैं क्या, हमारे भारत की जो यहाँ पे मानक रेखा है,
है, मानक समय रेखा है, हम उसे वो बोल देते हैं, ठीक है, जो लगभग 82.5 डिग्री से होके गुजर जाती है इलाहाबाद के, यूपी के इलाहाबाद से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है भैया, समय विभाजन का काम करता है कौन, देशांतर रेखा। इसका कार्य की मैं बात करता हूं, ठीक है, कार्य क्या करता है, समय विभाजन का, समय विभाजन का, टाइम डिवीजन का। जबकि अक्षांश रेखा क्या काम कर रही थी, अक्षांश रेखा कर रही थी जलवायु विभाजन का, ठीक है, जलवायु विभाजन का काम कर रही थी कौन, अक्षांश रेखा। जबकि देशांतर रेखा क्या काम करती है, समय विभाजन का काम करती है। किस तरीके से करती है ये मैंने आपको बता दिया भैया। 1 डिग्री में यहाँ पे कितने का अंतर, एक घंटे में यहाँ पे 15 डिग्री का अंतर हो जाता है, ठीक है, यानी हर 15 डिग्री में क्या होगा, एक घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब समझ के चलते भैया, इसके समाधान के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, हर देश के बीच से जो भी देशांतर रेखा होकर गुजरती है, उसके समाधान के लिए हम कह देते हैं भैया ये क्या होगी, इस देश की क्या होगी, एक जो मानक समय रेखा होगी, ठीक है। यानी समझ के चलते एक चीज समझिएगा, मैंने आपसे कहा भैया 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर आता है। सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ भैया यहाँ पे 0 डिग्री है और मैंने कहा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो भैया 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आया तो 60 डिग्री में कितना आएगा, 15 चौको 60, 4 घंटे का, तो 4 घंटे का, यानी यहाँ पे अभी 12 बजा है, तो यहाँ पे कितना बजा होगा भैया, शाम के 4 बजा होगा, यहाँ पे 1 बजा तो यहाँ पे 5 बजा होगा, तो आप देख रहे होंगे 4-4 घंटे का अंतर आ जा रहा है, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो भैया इसी समस्या के समाधान के लिए क्या कर दिया गया कि भैया भारत के बीचों बीच से, हर देश के बीचों बीच से जो भी देशांतर रेखा होते हुए जाएगी, हम उसे क्या कह देंगे, उस देश की मानक समय रेखा। तो हमारी जो मानक समय रेखा वो यूपी के यहाँ पे इलाहाबाद से होकर इस तरीके से जाती है, तो हम इसे कह देते हैं ये 82.5 लगभग रहती है, तो हम इसे कह देते हैं ये क्या हमारे भारत की मानक समय रेखा है। तो ये आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारा डाउट आपका आज क्लियर हो जाना चाहिए भैया। यहाँ पे भारत को लेके, भारत के भूगोल को लेके, भारत भूगोल का शब्द क्या होता है, यहाँ पे ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, उसके बाद अक्षांश रेखा क्या होता है, भारत की स्थिति कहां पे है, किस तरीके से है, और देशांतर रेखा क्या होती है, क्या इसके कार्य होते हैं, कितनी इनकी संख्या होती है, ये मैं आपको सारी चीजें आज क्लियर करा के चल चुका हूं, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।